बहुत सारे भोंदू लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, महीना भर टब में सोता है। आजकल वो लोग भी भेज रहे हैं कि नहीं, पहले आप जो है 8-10 डायलिसिस करके फिर हमारे पास आओ। तो बहुत सारे साइकोलॉजिकल फेजेस से एक किडनी पेशेंट गुजरता है। अच्छा सर, जब भी ये अभी बात हो रही थी कि लोग जो हैं अभी जैसे लाइक ग्रेड सिस्टम की तरफ बढ़ रहे हैं और वहाँ जाके लोगों की मौतें हो रही हैं, वहाँ से कोई चीज़ें बाहर भी नहीं आ पा रही हैं लोग, क्योंकि चूंकि कोई इंसान मर जाता है उसके बाद में वो उन सारी चीज़ों को भूल भाल जाता है और वो केस फाइल करने में इंडियंस वैसे भी वीक ही रहते हैं कि वो जाके पर्टिकुलर चीज़ों में करें। अपना जुडिशियल सिस्टम इतना केसेस पेंडिंग है तो कोई भी उस दहलीज पर चढ़ने से डर जाएगा। जितना वहाँ उधर से दूर रहें उतना अच्छा। आदमी तो गया अपना, अब और एक नया कहाँ झमेला हम पाल लें, इस चक्कर में कोई उस तरफ ज़्यादा भी नहीं है। मैंने देखा कई बार हमारे पास पेशेंट्स हैं, उनको आजकल वो लोग भी भेज रहे हैं कि नहीं, पहले आप जो है 8-10 डायलिसिस करके फिर हमारे पास आओ। जब वो लोग भी देखते हैं कि ये बंदा जो है शुरू में ही दम लगने लग जाएगा इसको, तो उनका थेरेपी तो ऐसा नहीं है कि वो क्योर कर सके, तो वो खुद भेजते हैं। अभी हमारे पास एक अभी डायलिसिस पेशेंट हैं, उनकी बहुत इच्छा है वहाँ जाने की। मैं किसी को रोकता नहीं, कल को उनको ये नहीं लगना चाहिए कि डॉक्टर साहब ने जो है हमको वो नहीं करने दिया। कई बार पेशेंट आके ब्लेम कर जाते हैं कि डॉक्टर साहब आपने तो सीधा हमको डायलिसिस चालू कर दिया, हमको तो वो करना था, आपने नहीं करने दिया, उनको बेनिफिट हुआ, इनको बेनिफिट हुआ। अरे जो एक्यूट किडनी इंजरी ठीक हो गई वो तो बेनिफिट क्या, वो तो ठीक होना था, यहाँ पे भी ठीक होता, पर जो क्रॉनिक किडनी डिजीज नहीं ठीक होने वाली है। पर इस तरह से कई बार ब्लेम करते हैं, तो हम उनको साइंटिफिकली एक्सप्लेन करते हैं, एजुकेट करते हैं, टाइम स्पेंड करना पड़ता है उसके लिए। बट जब किसी के मन में बैठा हुआ है कि आशा होती है, हर एक को क्या है ना कि एक युधिष्ठिर को जब यक्ष ने प्रश्न पूछा था कि सबसे आश्चर्यकारक चीज क्या है, इस जगत की सबसे आश्चर्यकारक चीज क्या है, तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया था अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेष स्थावर इच्छन्ति, कि सब लोग देख रहे हैं कि मेरे दादा परदादा गुजर चुके, कई लोग मेरी आंखों के सामने गुजर रहे हैं, बट मन ही मन अपने आप को एक आशा होती है कि मेरे साथ ये नहीं होगा। ये बड़ी आश्चर्य वाली चीज है कि आदमी को जो है मेरे साथ ये नहीं हो सकता। तो किडनी डिसीज के पेशेंट में भी हम साइकोलॉजी जब स्टडी करते हैं तो वो कई फेजेस से गुजरते हैं साइकोलॉजी के। तो पहला स्टेज होता है डिनायल, कि वो एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं होता कि मुझे ये हुआ है। एक तो सिम्टम्स उतने नहीं होते हैं, डॉक्टर बोल रहा है कि आपका क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, डॉक्टर साहब मुझे तो उतनी तकलीफ कुछ महसूस नहीं हो रही है। तो इसमें जो है फिर आशा दूसरे ये होती है कि बार्गेन करने लगता है कि अरे, या तो ब्लेम करने लग जाता है किसी चीज को। तो बहुत सारे साइकोलॉजिकल फेजेस से एक किडनी पेशेंट गुजरता है। उसमें के जो इनिशियल साइकोलॉजी के फेजेस हैं उसमें जो है डिनायल वाला फेज या एक अनड्यू एक्सपेक्टेशन आशा वाला फेज, या जिसमें बार्गेन, मैं ये करूँगा, मैं इधर जाकर देवी को ये बोल के आऊँगा तो मेरा ठीक हो जाएगा, तो वो देवी देवताओं से बार्गेन करने का फेज। तो ये सारी साइकोलॉजिकल फेजेस से हर आदमी गुजरता है जब एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में आता है। और वो जो शुरुआत का जो उनका एक्सेप्टेंस के लेवल तक आने तक का जो पहला इनिशियल फेजेस हैं उनके साइकोलॉजिकल चेंजेस के, उस फेज में जो है उनकी उस साइकोलॉजी को एनकैश करने के लिए बहुत सारे भोंदू लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, जो उनकी उस साइकोलॉजिकल स्टेट को जो है एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उसमें उन्हें वो गलत आशाएं दे रहे हैं। साइंटिफिक अप्रोच पे जाने की जगह उन्हें गलत डायरेक्शन दिखा रहे हैं। और कई लोग, अब अभी एक पेशेंट है मेरे पास जो वो गए थे वहाँ पर, बेंगलोर में एक सेंटर है उनका, एक जैसे चंडीगढ़ में एक सेंटर है। अब तो कई बार हमारे पास, सर मैं चंडीगढ़ हो आया, बहुत लोग चंडीगढ़ हो आते हैं। अभी एक पेशेंट है जो बेंगलोर हो आए, उधर बेंगलोर के सेंटर में उनको बताया गया नहीं आप जो है पहले 8-10 डायलिसिस करके आ जाओ, फिर हम देखेंगे कुछ कर सकते हैं क्या। अब शुरुआत के फेज में क्या होता है ना, डायलिसिस थोड़ा किया, उनको थोड़ा रिलीफ दिया, 2-3 महीने विदाउट डायलिसिस भी चल सकते हैं। जैसे दिया फड़फड़ाता है बुझने से पहले, या कुछ उसमें थोड़ी सी जान होती है, तो थोड़ा सपोर्ट दे दिया, फिर 1-2 महीने बिना डायलिसिस के चल गए, ऐसे हो सकता है। तो वो लोग भी इस चीज को एनकैश करते हैं कि देखा कि भाई ये तो बहुत सिक होने के पोटेंशियल वाला पेशेंट है, नहीं आप डायलिसिस करके आ जाओ,
थोड़ा पूरा पानी जरा सुखा के आ जाओ, फिर हम वहाँ से आगे जो है आपको मेंटेन करके चलेंगे, इस तरह से बोल के फिर वो पेशेंट 6-8 डायलिसिस यहाँ पे करता है, फिर उधर जाता है, फिर महीना भर टब में सोता है, 1 महीना वगैरह वो उनको अगर थोड़ा शुरुआत के दिनों में थोड़ा यूरिन आउटपुट भी है, थोड़ा इन सपोर्टिव चीज़ों में कुछ चला 1-8 महीना, उसमें 1 महीने में उनके बहुत सारे वीडियो बन जाते हैं, मुझे तो उन्होंने डायलिसिस पर डाल दिया था, अब तो हम यहाँ रोज सो रहे हैं टब में, अब तो हमें डायलिसिस की कोई ज़रूरत नहीं, मैं खा रहा हूँ पी रहा हूँ। बट 6 महीने बाद क्या होगा, 1 साल बाद क्या होगा? कई लोगों को तो 2-3 हफ्तों में ऐसे सिचुएशन आ जाती है कि दौड़ के आ जाते हैं फिर से हमारे पास, नहीं सर मैं सो रहा था पर अब मुझे दम लग रहा है, मैं डायलिसिस कर लेता हूँ। उन्होंने देखा है कि डायलिसिस के बाद उनको रिलीफ हुआ था। तो इस तरह से जो है उस साइकोलॉजी के उनके जो फेजेस होते हैं, डिनायल, बार्गेन या अनड्यू एक्सपेक्टेशंस या लेमेंटेशन, मैंने ये क्यों किया, इन जो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब्ड फेज वाले जो पेशेंट्स को ये लोग झांसा देने के लिए इतने सारे लोग जो जमा हो गए हैं, इन पर गवर्नमेंट ने भी रेगुलेशन रखने की ज़रूरत है। और हम लोगों का काम है कि हम एजुकेशन पहुंचाएं, बचपन से स्कूलिंग से ही डायबिटीज़ के बारे में, बीपी के बारे में, किडनी डिसीजेस के बारे में बच्चों से लेकर एजुकेशन शुरू होनी जरूरी है। इन चीज़ों में हम कम पढ़ रहे हैं, हमें आगे आकर स्कूलों में जाकर बच्चों के लेवल से एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन शुरू करने की ज़रूरत है, ये मैं मानता हूँ। हमारे पीछे रह जाने की वजह से बहुत सारे गलत लोग इस साइकोलॉजिकली जो चैलेंज लोग हैं इनिशियल डिसीज फेज में उनको झांसा दे रहे हैं। बिल्कुल सर। और सर जब वो लोग चले जाते हैं और उनकी मौतें हो रही हैं, लेकिन सर वो कौन सी स्टेजेज आती है, कौन सी दिक्कतें इसके बाद में से शुरुआत हो जाती है? जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि वो जैसे आपने बोला कि 1 मंथ तक कम से कम वो रह लेते हैं तो उनका चल जाता है काम। तो ऐसी मौत वाली कंडीशंस उनकी कब आना शुरू हो जाती है कि हाँ अगर ये स्टेज आ रही है तो इसके बाद में भैया बचने वाले चांसेस नहीं होते? क्योंकि केवल क्रेटिनिन बढ़ना ही नहीं बल्कि पोटेशियम का इंक्रीज होना भी एक बड़ा फैक्टर होता है। तो सर ऐसे कौन से और फैक्टर्स जिनके वो नोटिस ही नहीं करते कि पोटेशियम बढ़ गया है, अब तो आपको इमीडिएट डायलिसिस बाद मौत होने वाली है? तो वो कौन कौन से चीज़ें और हैं जिन पे भी फोकस उनको पहले उसके साथ साथ करना चाहिए? देखिए, डायलिसिस की जो क्रॉनिक किडनी डिसीज, पहले हम ये 2 भाग कर दें कि डायलिसिस हम एक्यूट किडनी फेलियर में भी करते हैं और क्रॉनिक एंड स्टेज किडनी डिसीज में भी करते हैं। जब भी किडनी अपना काम इस लेवल तक नहीं कर पा रही है कि वो बॉडी के सब ऑर्गन्स की फंक्शनिंग को सस्टेन कर सके, उस पॉइंट को हम डायलिसिस शुरू करते हैं। तो एक होता है एक्यूट किडनी फेलियर, अचानक खराब हुआ सो किडनी प्रॉब्लम है, जिसमें रिवर्सिबिलिटी की चांस है, हार्ट फेलियर की वजह से, सर्जरी के बाद सडन बीपी ड्रॉप होने से किडनी शटडाउन में गई, इन्फेक्शंस की वजह से। तो इनको जो है ट्रीट करने के बाद किडनी में रिकवर होने की पोटेंशियल होती है। वो या तो कंप्लीट रिकवर कर जाती है या पार्टली रिकवर कर जाती है। जब तक रिकवर नहीं करती, उन 2-4 दिनों के लिए डायलिसिस लगता है। किसी को 1 या 2 सेशन डायलिसिस के लगते हैं बस, उसके बाद जो है किडनी रिकवरी मोड में चली जाती है। किसी को 2-3 हफ्ते लगते हैं, किसी को 2 से 3 महीने तक लगती है। जनरली 3 महीना एक एवरेज ऐसा स्पैन है जिसमें अगर किडनी को रिकवर होना है तो रिकवर हो जाएगी। 3 महीने के बियॉन्ड बहुत रेयर इंस्टेंसेस में किसी की किडनी रिकवर होती है 3 महीने के बाद। मेजॉरिटी लोग जो हैं, हम इसीलिए ट्रांसप्लांट के लिए भी हम बोलते हैं कि जो लोग 3 महीने डायलिसिस पर हैं उनको हम रजिस्टर करते हैं कैडावर ट्रांसप्लांट के लिए कि हाँ अब एस्टेब्लिश हो गया कि भाई अब ये नहीं निकलेंगे डायलिसिस से। तो जनरली वेरी रेयर इंस्टेंसेस को छोड़कर मेजॉरिटी जो 3 महीने डायलिसिस पर हैं वो एंड स्टेज किडनी डिसीज है, और जो 2-3 हफ्तों में ठीक हो जा रहे हैं वो एक्यूट किडनी फेलियर है। तो जब किडनी की प्रॉब्लम इस स्टेज पर आ जाए कि हमारी लाइफ सस्टेन करने के लायक ना रहे, तब डायलिसिस लगता है। तो उसमें कुछ होते हैं कि लक्षण पेशेंट्स के, जिनसे हम बोलते हैं कि डायलिसिस चालू करने की टाइम आ गई है, या कुछ ब्लड वाले पैरामीटर्स होते हैं जिनसे हम बोलते हैं कि नहीं अब डायलिसिस करना ठीक रहेगा, नहीं तो अनसेफ जोन में है अपन, अचानक डेथ होने की चांसेस होती हैं। तो लक्षण क्या है? लक्षण ये है कि यूरेमिक गैस्ट्राइटिस, मतलब जहर की वजह से जो है गैस्ट्राइटिस, एसिडिटी हो रही है, मतली हो रही है,
खाना बिल्कुल नहीं खाया जा रहा है, ये सटल पॉइंटर्स होते हैं कि अब डायलिसिस लगने की। जो एंड स्टेज किडनी डिसीज, क्रिएटिनिन उनका बढ़ते बढ़ते 5, 6, 7 टॉलरेट कर रहे थे, बट अब जो है ये सिम्टम्स आने लगे हैं कि बिल्कुल खाया नहीं जा रहा, या बॉडी में इचिंग होने लगी है बहुत, या स्लीप पैटर्न अल्टर हो गया है, या दम लगने लगता है, और जो डाइटॉर या लैसिक्स इस तरह की जो पेशाब ज़्यादा आने की हम दवाई दे रहे हैं उसके बावजूद रेस्पॉन्स नहीं आ रहा और पानी जमा होते जा रहा है। तो ये लक्षण हो गए डायलिसिस लगने के। जो ब्लड पैरामीटर्स हैं, हम क्रिएटिनिन एक चीज़ से हम डायलिसिस का डिसीजन नहीं लेते। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे पोटेशियम आपने बोला, पोटेशियम में कोई सिम्टम नहीं आएगा, पोटेशियम बढ़ जाएगा तो उसमें सडन डेथ हो जाती है। अगर 5.5 के ऊपर जाता है पोटेशियम तो हम अलर्ट हो जाते हैं कि ये भाई रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा है, तो मेडिसिन्स देते हैं पोटेशियम करेक्शन करने के लिए। अगर मेडिसिन्स देने के बावजूद पोटेशियम करेक्ट नहीं हो रहा, डाइट में पोटेशियम स्ट्रिक्टली रेस्ट्रिक्ट करने के बावजूद पोटेशियम ठीक नहीं हो रहा, और पोटेशियम 6 को क्रॉस करने लगता है, तो हार्ट की जो रिदम होती है ना, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की वजह से एक रिदम में चलता है हार्ट, बट और उसके लिए पोटेशियम एक लेवल के अंदर मेंटेन रहना बहुत जरूरी होता है। पोटेशियम जब 6 को क्रॉस करने लग जाता है तब ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इरेगुलर होने लग जाती है, और हार्ट जो है सडनली कभी कभी बीच में फड़फड़ाने लगता है, टक 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 होगा फिर चलेगा। एक पॉइंट के बाद इस तरह की रिदम आ सकती है कि वो परसिस्टेंटली फड़फड़ाने लगा हार्ट। अब जब उस तरह से फड़फड़ाने लगता है तो इफेक्टिव पंपिंग नहीं हो पाती और सडन डेथ हो जाता है। तो कई बार जो मेडिकल फील्ड के जानकार लोग हैं सुइसाइड करने के लिए पोटेशियम का इस्तेमाल करते हैं कि पेनलेस डेथ के लिए, ठक से पोटेशियम की इंजेक्शन ले लिए और सडन हार्ट उनका बंद हो गया। तो पोटेशियम एक डेंजरस चीज़ है, 6 के ऊपर जाने लगता है तो हार्ट की रिदम बिगड़ के सडन डेथ विदाउट एनी सिम्टम्स होने के चांसेस होते हैं। तो वो एक इंडिकेशन होता है कि डायलिसिस चालू करना चाहिए रिस्की जोन में जाकर। अब कई लोग होते हैं जो 6 पोटेशियम पे भी टॉलरेट किए जा रहे हैं, बट किस दिन वो बिगड़ जाएगा वो बोल के नहीं होने वाला। तो 6 के ऊपर हमारा थ्रेशोल्ड होता है कि भाई आप उस रिस्की जोन में हो, अननेसेसरी उस रिस्की जोन में अपने आप को रखना ठीक नहीं है, डायलिसिस चालू करना। या खून में एसिड बहुत बिल्डअप होने लगता है, जो ब्लड का पीएच होता है वो बॉडी अपनी किडनी और लंग्स दोनों मिलकर जो हैं ब्लड की पीएच को 7.35 से 7.45 इस नैरो रेंज में ब्लड की पीएच को मेंटेन करती है बॉडी। बट किडनी अगर फेल होकर उस पीएच को 7.3 के नीचे चले जाने लगता है, बाइकार्बोनेट जो बनाती है किडनी पीएच को मेंटेन करने के लिए वो नहीं बना रही है, बाइकार्बोनेट कम कम होते जा रहा है ब्लड में, वो हम बाइकार्बोनेट सप्लीमेंट देकर उसको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं किडनी डिसीज में शुरुआत के स्टेजेस में। बट एक पॉइंट आता है जब कितना भी आप सप्लीमेंट दो वो मेंटेन नहीं हो रहा है, वो भी एक पॉइंट होता है डायलिसिस शुरू करने का। तो लक्षण कुछ हैं और कुछ बायोकेमिकल या ब्लड पैरामीटर्स हैं जिनको देखकर हम बोलते हैं कि भाई अब जो है आपको सडन डेथ की रिस्क हो जाएगी, दूसरे ऑर्गन्स पे ये किडनी जो है अफेक्ट कर रही है, टॉक्सिन्स अफेक्ट कर रहे हैं, तो आपको अब डायलिसिस शुरू करनी चाहिए। तो ये आपके डॉक्टर की सलाह से आपको शुरू करना चाहिए।